हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन की इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं विषय भूगोल, जहां पर पूर्णांक आपको 20 अंक मिलते हैं हर बार की तरह। असाइनमेंट नंबर 5 माह दिसंबर का लेकर के आ गया हूं, जहां पर प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 4 प्रश्न दिए हुए हैं, जहां पर आपको शब्द सीमा पर भी आपको ध्यान रखना है। सभी प्रश्नों के शब्द सीमा जो है 100 शब्द से लेकर के 150 शब्दों के बीच में आपको उत्तर इसका लिखना है, जिसका उत्तर मैं यहां पर लेकर के आ गया हूं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर से मत भूलिए और ऑल नोटिफिकेशन को दबाना भी ना भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर जरूर से कर लीजिए। चलिए, आज का यह पहला प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको दिया गया है असाइनमेंट दिसंबर का 5वां असाइनमेंट है, कक्षा 12वीं का भूगोल विषय है। भारत में भू संसाधनों की विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्या कौन सी है, इनका निदान कैसे किया जाए। तो यहां पर आपको हेडिंग डाल लेना है उत्तर में, भारत में भू संसाधनों की पर्यावरणीय समस्या, जो कि आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। भारत में भू संसाधनों का निम्नीकरण एवं गंभीर समस्या है, जो कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों के कारण उत्पन्न हुई है। भू संसाधन की पर्यावरण समस्या निम्नलिखित है। आपको जो पर्यावरण की जो समस्या है भू संसाधन की, तो उसके सबसे पहला जो कारण आता है वो है मृदा अपरदन। तो यहाँ पर कृषि योग्य भूमि की ऊपरी परत वर्षा के जल के साथ बहने से मृदा का अपरदन होता है। इससे मिट्टी की शक्ति कम होती है तथा भूमि कृषि योग्य नहीं रहती है। और दूसरा कारण आप देखेंगे, दूसरी समस्या हमारा यहां पर देखने को मिलेगा। जो भी पॉइंट है आपको अच्छा से सजा के लिखना है, अलग से पेन में लिखना है। जैसे हमने जो पॉइंट है उसको ब्लैक पेन से लिख रखा है और जो आंसर है उसको ब्लू पेन से लिख रखा है। भूमि की गुणवत्ता में कमी, एक ही भूमि पर बार बार कृषि करने तथा फसल बोने से भूमि की गुणवत्ता में कमी आ जाती है तथा भूमि कृषि योग्य नहीं रहती। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है अत्यधिक सिंचाई। तो किसानों द्वारा फसलों की अधिक सिंचाई से भूमि में जलभराव हो जाता है। अत्यधिक जल से भूमि में अपरदन का अपघटन हो जाता है। और चौथा लिखना है लवणीकरण। और यहाँ पर देखने को मिलेगा अधिक सिंचाई के कारण जलभराव की भूमि के लवण ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, जो भूमि को अनुपजाऊ बना देते हैं। और यहाँ पर तीसरा जो है इसका निदान। अब जो भूमि का जो अपरदन हो रहा है उसकी समस्या का निदान किस प्रकार से कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट डालना पड़ेगा समस्याओं के निदान के उपाय। तो सबसे पहला निदान है आप अत्यधिक वन लगा कर सकते हैं। दूसरा, समय समय पर मृदा में उचित खनिज मिला करके। और तीसरा, भूमि की अधिक तकनीक अपना करके। और प्रश्न क्रमांक दूसरा, चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करो। तो चावल भारत की प्रमुख फसलों में से एक है। यह गर्म और नम जलवायु में अच्छी तरह से उगाया जाता है। चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित है। पहला आता है मिट्टी। तो मिट्टी के बारे में लिखना है, चावल जलोढ़ मिट्टी या उपजाऊ नदी घाटियों पर अच्छी तरह से उगाया जाता है। यह मिश्रित मिट्टी या दामोट व बलुई मिट्टी में भी उगाया जाता है। और दूसरा में तापमान आ जाता है, इसके लिए तापमान भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आपको चावल उष्ण व नम जलवायु की उपज है, मानसूनी जलवायु इसके लिए उत्तम है। चावल के लिए 24 सन से लेकर के 27 सन सेंटीग्रेड तक तापमान की आवश्यकता होती है। और चौथा नंबर पर आपको लिखना है सादे भूमि या कोमल ढलान चावल उत्पादन के लिए उपयुक्त है, क्योंकि चावल की खेती के लिए पानी का स्थिर होना बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट आपको लिखना है वर्षा के बारे में। वर्षा, तो चावल को अर्धजलीय पौधा कहा जाता है। इसके लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। शुष्क भागों में सिंचाई द्वारा चावल उगाया जाता है। और पांचवा जो है सबसे महत्वपूर्ण है श्रमिक। पानी से भरे खेतों में मशीनों का प्रयोग सरलता से नहीं किया जा सकता, अतः चावल की खेती में काम करने के लिए काफी मजदूरों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न क्रमांक यहां आपको देखने को मिलेगा, ये तीसरा नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये तीसरा नंबर का प्रश्न है, जल संबंध प्रबंधन क्या है? क्या आप सोचते हैं कि यह सतत पोषणीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? तो यहाँ पर जल संभर प्रबंधन जो है इसके हेडिंग डाल लेना है। जल प्रबंधन संभर प्रबंधन से तात्पर्य मुख्य रूप से जल धरातली और भूमि जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना और विभिन्न विधियों जैसे
अंतः स्रवण तालाब, पुनर्भरण कुआओं आदि के द्वारा भौम जल का संचयन और पुनर्भरण शामिल है। इसके अंतर्गत सभी जल संभर प्रबंधन सतत पोषणीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन लाना है। केंद्रीय और राज्य सरकारों ने देश में अनेक जल संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए हैं। इन कार्यक्रमों में नीरू मीरू और अरवानी पानी संसद कार्यक्रम प्रमुख है। इसके अंतर्गत लोगों के सहयोग में विभिन्न जल संग्रहण संरचनाओं जैसे तालाब की खुदाई व बांध बनाए गए हैं। तमिलनाडु राज्य में जल संग्रहण संरचना इसके द्वारा जल का संग्रहण किया जाता है को आवश्यक कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त हरियाली केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई जल संभर विकास परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण लोगों को पीने, सिंचाई तथा मत्स्य पालन के लिए जल संरक्षण के योग्य बनाना है। अन्य क्षेत्रों में भी जल संभर विकास योजना पर्यावरण और अर्थव्यवस्था की काया पलट में भी सफलता हुई है। आवश्यकता इस योजना के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की है और इनकी जल संसाधन प्रबंधन उपागम द्वारा जल उपलब्धता सतत पोषणीय आधार पर की जा सकती है। और इसी प्रकार से आज का आखिरी और अंतिम प्रश्न क्रमांक 4, भारत के पेट्रोलियम संसाधनों का विस्तृत टिप्पणी लिखिए। अगर आप भी इसी प्रकार से सेम टू सेम लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 20 में 20 नंबर जरूर से मिल जाएगा। लेकिन आप अपने टीचर द्वारा बनाए गए नोट्स का जरूर से उपयोग करें। अगर आपको ये नोट्स नहीं है तो आप इस वीडियो को पॉज करके जरूर से लिख लीजिए। तो सबसे पहले उत्तर में लिखेंगे भारत के पेट्रोलियम संसाधन। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के अनुमानों के अनुसार भारत में पेट्रोलियम और गैस अर्थात हाइड्रोकार्बन के मुख्य कुल भंडार 17 अरब टन है, जिनमें से 75% अब तक स्थापित हो चुके हैं। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन हेडलाइंस करना है और भारत में पेट्रोलियम उत्पादन के प्रमुख योगदान अपतटीय क्षेत्रों का है। देश के अपतटीय क्षेत्रों का पेट्रोलियम उत्पादन में कुल योगदान 66% है। स्वतंत्रता के उपरांत देश में पेट्रोलियम के संभावित भंडारों की खोज करने में ONGC की स्थापना 1956 में की गई। इसी क्रम में 1959 में ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। भारत की प्रमुख तेल क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा। पहला है असम या ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र है। इसके अंतर्गत कुल 4 क्षेत्र है तेल क्षेत्र है, डिम्बोई, नाहरकाठिया, हुगरीजन, मोरेन और सुरमा घाटी। दूसरा में लिखना है गुजरात तट तेल क्षेत्र है। गुजरात में 5 तेल क्षेत्र है, खंभात, अंकलेश्वर, कल्लोल, सन्नौद, नदी घाटी और कुन्नेज क्षेत्र। चौथा लिखना है आपको पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र तेल क्षेत्र। मुंबई हाई की खोज 1976 में की गई थी। देश के कुल तेल उत्पादन में से 60% यही होता है। और चौथा लिखना है पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। तो यहाँ पर आपको हेड पॉइंट बना लेना है। पहला आपको देखने को मिल जाएगा देश का सबसे नवीन तेल क्षेत्र और गोदावरी कृष्णा नदी डेल्टा के मुहाने पर रावा अपतटीय क्षेत्र होते हैं। तो इस प्रकार से आपको आंसर बहुत ही आसानी से लिख लेना है। और जो भी प्रश्न आपको यहाँ पर जो भी राइटिंग समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर लेना। तो यहाँ पर आपको यहाँ 4 प्रश्न देखने को मिल गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही और किसी अच्छे कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।